बच्चों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने सब्सक्रिप्शन सीखा था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ख़त्म करने के बाद हमने आज उसका एक और कॉन्सेप्ट है एनपीओ का, डेट इज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें आज वो सीखना है। क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ये जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें 3 मार्क्स के ये वाले जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये आते हैं 3 मार्क्स में। तो आज का जो आप कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आप ऑलरेडी मेरे से 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में सीख चुके थे। ठीक है, 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में हमने वो सीखा था। आज उसको थोड़ा सा और डेप्थ में और थोड़ा सा और उसको रिवाइज़ करेंगे ताकि वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है, इसका मतलब पहले हम इसको थोड़ा अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। बेटा, एनपीओ यानी कि जो एनजीओज़ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास ये लोगों को फ्री में सर्विसेज देते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये लोगों में फ्री में बांट देते हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो ये लोग वहाँ पे क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये जितने भी एनपीओ होते हैं, इनके पास जो भी प्रोडक्ट आता है, जिसको मतलब आप गुड्स की तरह मान सकते हो, तो जो भी इनके पास मटेरियल आता है, गुड्स जो आता है, वो लोगों में जब ये बांटते हैं तो उनसे पैसे तो लेते नहीं। तो इनके लिए वो जो मटेरियल है वो कंज्यूम हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है, यूज़ हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे फॉर्मूला है इसका एक, कि मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपने कितना कितना अमाउंट में उसको कंज्यूम किया, तो वो कैसे निकालना है कि वो अमाउंट कितना है जितना पूरे साल भर में हम उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को, मटेरियल को कंज्यूम कर चुके हैं। तो उसके लिए कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही बना लेते हैं। अगर आप सोचो, अपने ऊपर लेके देखते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास स्टार्टिंग में ही हमारे पास मान लो पिछले साल हमने अपना जो बुक्स है वो क्लोज़ की। एक एनपीओ है, उसने लास्ट ईयर अपनी बुक्स को क्लोज़ किया, और लास्ट ईयर जब उसे क्लोज़ किया तो उसके पास ना मेडिसिन्स बच गई कुछ। मान लो एक कोई हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, तो उसके पास ना मेडिसिन्स बच गई, 1 लाख रुपीज़ की मेडिसिन बच गई। अब 1 लाख रुपए की मेडिसिन बच गई, क्या उसे फेंक देनी चाहिए वो? सर नहीं, अगले साल हॉस्पिटल तो रहेगा, अगले साल फिर उसको यूज़ करेगा मेडिसिन को, अगर एक्सपायर नहीं हुई हैं तो। हाँ, तो पिछले साल का अगर कोई मटेरियल बच गया है तो उसको इस करंट ईयर में यूज़ किया जा सकता है। जो इसका मतलब ये हुआ, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बनना चाहिए बच्चों? ओपनिंग। तो ठीक है, उसके पास ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ था, यानी जो पिछले साल का क्लोजिंग था इस साल वो अकाउंट्स में उसको लेकर आया, यानी कि इसके पास इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, मान लो इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 1 लाख रुपए का। अब होता क्या है, इसने क्या ये 1 लाख रुपए की मेडिसिन में हॉस्पिटल चलाएगा? नहीं, ये तो पिछले साल की बची थी। इस साल फिर ये क्या करेगा, 1 लाख जो थी वो तो थी, वो ये और ऑर्डर करेगा, ये और जो है वो क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन को मंगवाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। इसने उस साल और गुड्स मंगवाए। मान लो कि इसने उस साल मंगवाए हैं 4 लाख रुपए के, और मेडिसिन इसने मंगवाई। तो टोटल अब पूरे साल भर में यूज़ करने के लिए जो प्रोडक्ट हो गया हॉस्पिटल के पास, जो मेडिसिन हो गई, मटेरियल हो गया, वो कितना हो गया? 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख रुपए का टोटल प्रोडक्ट इनके पास हो गया कि भैया अभी 5 लाख रुपए की मेडिसिन पूरे साल चलाएंगे। तो ठीक है, ईयर के एंड में आके इनको पता चलता है कि इनके पास पूरी मेडिसिन्स खर्च करने के बाद इनके पास एंड में भी कुछ मेडिसिन्स बच जाती हैं। मान लो 50,000 रुपये की इनके पास जो है वो मेडिसिन्स बच जाती हैं। फिर ध्यान से सुनना, ईयर की शुरुआत की थी, ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का कुछ स्टॉक बच गया था, इस साल उसको भी यूज़ किया, 1 लाख, 4 लाख का और ख़रीदा, टोटल मेडिसिन हो गई 5 लाख की। पूरे साल भर में इन्होंने 5 लाख की मेडिसिन को हॉस्पिटल में लोगों को दिया। अब ईयर के एंड में पता चला कि 50,000 रुपये की मेडिसिन अभी भी बच गई हैं। तो बताओ पूरे साल भर में कितनी मटेरियल, मतलब कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड हो गई, कितनी मेडिसिन यूज़ हो गई? तो थी कितनी? 5 लाख। बच कितनी गई? 50,000। अगर मैं इस 50,000 को इसमें से माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है? 4.5 लाख रुपए। यानी कि जो मेडिसिन मेरे पास कंज्यूम्ड हो रही हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरा मटेरियल है, मटेरियल कंज्यूम्ड जो हुआ है वो कितना हुआ है?
₹4.5 लाख, यानी कि पूरे साल भर में मैंने ₹4.5 लाख की जो मेडिसिन है वो कंज्यूम कर ली, लोगों में बांट दी। समझ गए ना, बहुत इजी सा था। कितना बचा, कितना था हमारे पास पिछले साल का और इस साल जो खरीदा उसे मिला के एंड में कितना बच गया माइनस कर दो, पता पड़ जाएगा। किसी भी चीज़ की कंजम्पशन अगर अमाउंट में निकालनी हो तो कितना आपके पास था वो अमाउंट और कितना उसमें से बच गया, ठीक है, उसको माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट निकल कर आएगा, जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमेशा कंजम्पशन होगी जो आप कंज्यूम कर चुके होंगे। तो ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, आपने इसको पढ़ा था किस नाम से, परचेजेस एडजस्टेड के नाम से फाइनल अकाउंट में। खैर छोड़िए, यहाँ पे हमने मटेरियल कंज्यूम निकाला है। अब मटेरियल कंज्यूम का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस फार्मूले में मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताने जाऊँगा जो अभी आप जिसको आपका अभी मतलब उस चीज़ का आपको लॉजिक नहीं समझना है, अभी मैं खुद कह रहा हूँ कि आपको रटना है। मैं बाद में प्रॉपर लॉजिक के साथ वो आपको समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको वो चीज़ क्या करनी है, अभी रटनी है, ठीक है। अब देखो रटनी क्या है, देखो हमेशा याद रखना कि अगर ये कैश परचेजेज हैं, अगर ये कैश परचेजेज है तो हमने जो अपना प्रोडक्ट है, क्या हमारा जो मटेरियल है, हमने जो मेडिसिन खरीदी है, क्या हॉस्पिटल ने वो हमेशा कैश में ही खरीदी होगी, कभी उधार नहीं लिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, उधार मेडिसिन खरीदी होंगी। अगर उधार मेडिसिन खरीदी हुई हैं तो हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा किसकी हेल्प लेनी होगी, क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हम उधार गुड्स परचेज़ करते हैं। तो एनपीओ भी उधार में मटेरियल परचेज़ करता है। तो अगर हमें यहाँ पे ये नहीं बताया कि परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर में कैश तो आपको दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया क्रेडिट परचेजेस कितनी है, तो क्वेश्चन में आपको वो क्रेडिटर्स दे सकता है, ठीक है। क्रेडिटर्स का यूज़ ही किस लिए होता है, क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि भैया आपने कितना उधार में प्रोडक्ट यानी कि जो गुड्स है वो परचेज़ किया है, ये आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि क्रेडिटर्स किसके लिए होते हैं, जो जिनसे हम उधार गुड्स परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब क्रेडिटर्स का भी रोल प्ले होगा। क्रेडिटर्स का क्या रोल प्ले होगा, देखो ओपनिंग स्टॉक अभी रटना है। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ऐड है, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, ऐड, तो बताओ ओपनिंग का अपोजिट क्या होता है, ओपनिंग का अपोजिट होता है क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या ऐड करेंगे बच्चों, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे लेस किया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग का अपोजिट क्या होता है, ओपनिंग, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स। अगर किसी बच्चे को ये अभी माइंड में घूम रहा है सर क्रेडिटर्स क्यों, पहली बात तो इतना डेप्थ में मत घुसो। क्रेडिटर्स सिर्फ इसलिए आए हैं अगर ये परचेज़ कैश में है गुड्स की, है ना, तो क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपको उधार में भी आपने गुड्स कुछ खरीदे होंगे, उसको यहाँ पे अगर आप एडलेस करते हो ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपने उधार में गुड्स कितना परचेज़ किया है। इससे ज़्यादा भी डेप्थ में मत जाओ, क्लियर है। अब इसमें एक और चीज़ है, हम एडवांस जो सब्सक्रिप्शन में हमने पढ़ा था, हमने सब्सक्रिप्शन में पढ़ा था क्या, कि प्रीवियस ईयर का एडवांस इस साल के लिए होता है और इस साल का एडवांस अगले साल के लिए होता है। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस हम क्या करते थे बच्चों, करंट ईयर में ऐड, और करंट ईयर का एडवांस हम माइनस करते थे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं होता था। ऐसे भी इसमें भी होता है। कभी कभार हम अपने जो सप्लायर होता है, जो क्रेडिटर होता है, जो हमें गुड्स प्रोवाइड करता है, जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम उससे उधार या कैश में लें। कभी कभार क्या हो जाता है कि हम उसको एडवांस भी दे देते हैं कि भैया हमने इस बार उससे मेडिसिन ली या कोई भी मटेरियल लिया, हमने उसको 50,000 रुपये फालतू दे दिए। उसने कहा सर 50,000 रुपये आपका बैलेंस बचा हुआ है। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया कोई बात नहीं, अगले साल भी तो हमने आपसे मेडिसिन लेनी है, अगले साल एडजस्ट कर देना। अगर हमने आपको पिछले साल कुछ एडवांस दे भी दिया तो उसको अगले साल वाले मेडिसिन में एडजस्ट हम कर देंगे या अगले साल वाले मटेरियल में हम एडजस्ट कर देंगे। यानी कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो यूज़ कब हो रहा है, करंट ईयर में, तो वो करंट ईयर की कंजम्पशन है। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं एडवांस फॉर मटेरियल, या फिर एडवांस क्रेडिटर्स भी बोलते हैं इसको, एडवांस फॉर क्रेडिटर्स, एडवांस फॉर मटेरियल, एडवांस फॉर मटेरियल इन द बिगिनिंग, ठीक है। इन द बिगिनिंग वाला जो एडवांस फॉर मटेरियल है हम क्या करते हैं, ऐड, यानी कि प्रीवियस ईयर का ऐड। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर करंट ईयर में आपने अपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो यहाँ पे आप एडवांस फॉर मटेरियल, एडवांस फॉर मटेरियल एट द
एंड, यानी कि करंट ईयर का एडवांस हम अगले साल की कंजम्पशन में यूज़ करते हैं। बस यही था मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। उसमें मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ रटवाई है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्रेडिटर्स। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है। एडवांस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रीवियस ईयर में आपने अपने क्रेडिटर को एडवांस दिया है तो वो करंट ईयर की कंजम्पशन में यूज़ हो जाएगा, करंट ईयर में उसकी मेडिसिन आ जाएंगी उस पैसों की, तो वो करंट ईयर की कंजम्पशन हो जाएगा, इसलिए हमने ऐड किया। ठीक है, लेस किया है करंट ईयर का एडवांस, क्योंकि वो करंट ईयर में अगर आपने अपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो वो मेडिसिन करंट मतलब वो पैसा करंट ईयर में यूज़ नहीं होगा, वो होगा नेक्स्ट ईयर में यूज़, इसलिए हमने उसको लेस किया है। तो हमारा क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये प्रॉपर फार्मूला था मटेरियल कंज्यूम्ड का। इसी के ऊपर अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने नोटिंग ऑलरेडी कर रखी है जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड भी बोलते हैं हम यहाँ पे एनपीओ में। गुड्स को यहाँ पे किस नाम से बुला लेते हैं, मटेरियल के नाम से। भैया किसी भी चीज़ की कंजम्पशन हमारे लिए लॉस होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, वो कंज्यूम करने पे ख़त्म हो जाती है, तो बिज़नेस उस कंजम्पशन को क्या मानता है, एक्सपेंडिचर, लॉस मानता है कि वो उसका क्या है, एक्सपेंडिचर। इसलिए जब भी आप मटेरियल कंज्यूम्ड का ये अमाउंट निकालते हो, ये कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड कौन सी होती है बच्चों, एक्सपेंडिचर साइड होती है। क्लियर है, क्योंकि लॉस होता है। तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला जो मैंने लिखा है, जो अभी समझाया वही लिखा है, और लास्ट में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है। आप एक और चीज़ नीचे नोटिस कर रहे होंगे, क्रेडिटर अकाउंट। ये क्रेडिटर अकाउंट मैंने आपको समझाना है। मैंने आपको जैसे ये चीज़ बोला है ना, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अभी मैंने बोला है कि थोड़ा रट लो। ये अकाउंट इसी चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ें क्यों होती हैं, मैं इस अकाउंट के साथ साथ इसको भी समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, बाद में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे एनपीओ में फिर। ठीक है, तो अभी हमें जस्ट इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो वो बुक से ही करते हैं। चलिए बेटा देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 1.29 टी.एस. ग्रेवाल कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें हम मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। कह रहे डेट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट आपको निकालना है स्टेशनरी का, कंज्यूम्ड का, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। करंट ईयर है 2020। कह रहे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो हम फार्मूले में बच्चों क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ये मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ क्योंकि फेयर मैंने यहाँ पे आपको पीछे दिखा रखा है। क्लियर है, तो आपको इस तरीके से मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है, प्रॉपर इस तरीके से शो करके। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपीज़। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद वो कह रहा है क्या, कि पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट मेड मतलब हमने ये जो स्टेशनरी और परचेज़ की है वो कैश में परचेज़ की है, कितने की, 54,000 रुपीज़ की। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखेंगे हम। कितना हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, 54,000 रुपीज़ हमने और पे किए हैं। अब यहाँ देखना ये कौन सा स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं बच्चों, लेस करते हैं। यही अभी हमने फॉर्मूला समझा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट उसका दे रखा है हमें 2500। अब यहाँ पे जो एडलेस करके अमाउंट आएगा डेट इज़ ₹66,500, और ये वो अमाउंट है ये स्टेशनरी का जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। स्टेशनरी कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इसको मैं बोलूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करो, ये रफ में बना रहा हूँ मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे, और यहाँ पे क्या शो करोगे, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और यहाँ पे आएगा 66,500। क्लियर है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है वो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर साइड होती है, तो वहीं पर ही हम क्या शो करते हैं, अपना स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्लियर है, तो ये हमने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखो,
कह रहा है ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। नीचे आपको वो दे रखा है, कह रहा है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक के लिए वो कह रहा है कि 50,000 रुपये का हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब उसके बाद उसने क्या कह दिया, कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 45,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। भैया जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा 45,000 ज़्यादा रहेगा किससे, ओपनिंग स्टॉक से। यानी कि अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 5,000 है तो कह रहे हैं भैया क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 45,000 रुपये ज़्यादा है। तो 5,000 ओपनिंग स्टॉक है तो उसमें प्लस करना 45, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 50,000, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक से 45,000 ओपनिंग स्टॉक से 45,000 रुपीज़ ज़्यादा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में समझूँ मैं, तो ये देखो मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 45,000 मोर देन, मतलब ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 45,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 50,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 50 है तो 45 उसमें प्लस कर दो, 95,000 रुपीज़ का हमारा क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स। अब ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 20,000 रुपये के, और 20,000 रुपये को ओपनिंग क्रेडिटर्स देने के बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। कह रहा है जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो 50% ज़्यादा है किससे, सॉरी वो 50% है ओपनिंग क्रेडिटर्स के। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% है ओपनिंग क्रेडिटर का, तो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हुए 10,000। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन भी है एडवांस को छोड़ के। एडवांस नहीं है तो उसे ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है। सब कुछ है, अब कुछ नहीं करना आपने, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, जो कैश में हमने स्टेशनरी खरीदा वो दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ गिवन है। फिर वही करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। ये नीचे वाला जो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है अभी वो नहीं देखना है आपने, क्योंकि अभी वो मैंने नहीं समझा है। क्रेडिटर्स अकाउंट, ये स्टेशनरी अकाउंट, अभी कुछ भी नहीं करना है, इग्नोर। अभी आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ ये, क्लियर है। अब ये आपने फार्मूला पुट किया, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ो। इसमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा था, मतलब कि हमने जो कैश में स्टेशनरी खरीदी है वो पैसा दे रखा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हमने उधार यानी क्रेडिट में कितनी स्टेशनरी खरीदी है। तो उसके लिए उसने क्या दे दिए, क्रेडिटर्स दे दिए। तो हमने क्रेडिटर्स को यहाँ पे एडलेस किया, तो हमें ये भी पता चल गया कि हमने उधार में स्टेशनरी कितनी परचेज़ की है, इसीलिए क्रेडिटर्स आते हैं। अब ऐसे ही सेम हम इलस्ट्रेशन नंबर अगर 19 पढ़ें, तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे नीचे हमें दे रखा है स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको ये मुझे बताना है कि ये जो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, तो बताओ ये कैश में है या क्रेडिट में। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रखा, ना कैश बोल रहा है ना क्रेडिट बोल रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ इतना लिखा हो तो इसके अंदर दोनों इंक्लूड होता है, इसके अंदर कैश
एंड क्रेडिट दोनों ही स्टेशनरी जो है इंक्लूड होती है, दोनों अमाउंट। तो अगर आपको 4,70,000 रुपये की जो स्टेशनरी है उसमें कैश और क्रेडिट दोनों दे रखा है, मतलब कैश में भी कितना खरीदा है और उधार में भी कितना खरीदा है, दोनों गिवन है, तो फिर आपको यहाँ पे इस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्रेडिटर्स का यूज़ जब ही होता है जब हमें उधार में हमारी जो स्टेशनरी है, उधार में जो हमारा मटेरियल है कितना है वो हमें नहीं पता होता, सिर्फ कैश का गिवन होता है, तब हम इस केस में क्या लेते हैं, क्रेडिटर्स। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों दे रखा हो तब हमें क्रेडिटर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्रेडिटर्स को हटा के सिंपल हो जाएगा ना, क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और परचेजेस दे रखा है। तो जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला समझाया था ये वाला, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट पेड मत लिखना, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, बस आंसर आ जाएगा, ख़त्म। तो यही था, तो ऐसे ही करना है ये सारा। अब इलिस्ट्रेशन नंबर जो 20 है वो आपके लिए होमवर्क है, इसमें और कुछ भी नहीं था, इस वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही था। क्लियर है गाइस? तो पढ़िए, क्वेश्चन करिए, अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।